हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनसेंसर्ड अफसाने। आज 28 सितंबर बॉलीवुड की स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर जी का जन्मदिन। आज के एपिसोड में उनसे जुड़े 5 इंटरेस्टिंग किस्से। पहला किस्सा, कोई था जो लता जी को उनके खाने में जहर दे रहा था। क्या था वो स्लो पॉइजनिंग वाला किस्सा? दूसरा किस्सा, लता मंगेशकर को असली पहचान कैसे मिली? महल फिल्म के क्लासिक हिट गाने वाला किस्सा। तीसरा किस्सा, किस बड़े प्रोड्यूसर के साथ रॉयल्टी को लेकर लता की ऐसी लड़ाई हुई कि उन्होंने उनके लिए कुछ सालों तक गाया ही नहीं। चौथा किस्सा, क्यों लता ने फिल्मों में एक आदमी के नाम से म्यूजिक दिया है। पांचवा किस्सा, पासपोर्ट न होने की वजह से किससे मिलने की जिद लता जी ने नो मैन्स लैंड वाघा बॉर्डर जाके पूरी की। पहला किस्सा, कोई था जो लता जी को खाने में जहर दे रहा था। क्या था वो किस्सा? बात है 1962 की। एक फिल्म बन रही थी 20 साल बाद। सस्पेंस फिल्मों की लिस्ट में वन ऑफ द बेस्ट फिल्म में एक से एक सुपरहिट गाने थे। खास करके लता जी के आवाज में रिकॉर्ड किया कहीं दीप जले कहीं दिल, हॉन्टेड मेलेडी। हेमंत कुमार का जादुई म्यूजिक था। इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर हेमंत कुमार जी जब ये गाना रिकॉर्ड करने के लिए तैयार थे, सारे म्यूजिशियंस, सारे अरेंजर्स और खुद हेमंत दा लता जी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन लता जी की कोई खबर नहीं आई। लता जी उस दिन रिकॉर्डिंग को नहीं आई। उस दिन सुबह से ही लता जी की तबीयत ठीक नहीं थी, पेट दर्द हो रहा था। लता ने सोचा कि ऐसी हालत में गाना रिकॉर्ड करने से बेहतर है कि थोड़ी देर घर पे ही आराम किया जाए, बाद में रिकॉर्डिंग के लिए जाया जा सकता है। लेकिन सुबह से दोपहर हुई और दोपहर से शाम, उनकी तबीयत ठीक नहीं हुई। उस दिन की रिकॉर्डिंग कैंसिल करनी पड़ी और जैसे जैसे एक एक दिन बीत रहे थे, वैसे वैसे उनकी तबीयत सुधरने के बजाय और बिगड़ने लगी। नौबत यहां तक पहुंची कि एक दिन उनको उल्टियां होने लगी। घर वालों ने आनन फानन में एक डॉक्टर को घर पे बुलाया। डॉक्टर ने चेकअप किया और फिर उसके बाद डॉक्टर ने जो खुलासा किया उससे सारे घर वालों के होश उड़ गए। डॉक्टर ने बड़ी संजीदगी से कहा, लता को खाने में जहर दिया जा रहा है, स्लो पॉइजन। ये सुनते ही घर वालों के पांव के नीचे की जमीन खिसक गई। किसी को समझ नहीं आया कि कैसे रिएक्ट करे और ये कौन कर रहा होगा। किसी पे शक करे तो भी कैसे करे और किस पे करे? सभी घर के ही लोग थे। ऐसे में मौके की नजाकत को समझते हुए लता की छोटी बहन उषा ने एक बड़ा फैसला लिया, और वो फैसला ये था कि लता के लिए कोई और खाना नहीं बनाएगा। वो खुद अपने हाथों से अपनी बड़ी बहन को खाना खिलाएगी। कहते हैं इस घटना के बाद से ही उनका कुक अचानक से घर छोड़कर भाग गया। लता जी को वापस ठीक होने में पूरे 3 महीने लगे थे। घर पर ही उनका इलाज चल रहा था और इलाज के दौरान उनके एक दोस्त ने उनका खूब साथ निभाया, और वो थे शायर गीतकार मजरू सुल्तानपुरी। मजरू साहब रोज शाम 6 बजे के करीब लता के घर पहुंचा करते थे। घंटों तक उन्हें अपनी कविता सुनाते, शायरी सुनाते, गप्पे मारते थे। ये सिलसिला 3 महीनों तक लगातार रोज चला, जब तक कि लता पूरी तरह से फिट नहीं हुई। 3 महीने के बाद पूरी तरह से तंदुरुस्त होने के बाद लता ने पहला गीत गाया। वो था 20 साल बाद फिल्म का गाना, कहीं दीप जले कहीं दिल, जो मिस्टीरियस हॉन्टेड गानों में सबसे बेहतरीन गानों में से एक है। तो ये थी इस मिस्टीरियस गाने के पीछे की मिस्ट्री। दूसरा किस्सा, लता मंगेशकर को असली पहचान कैसे मिली। महल फिल्म के गाने आएगा आने वाला आएगा के पीछे का किस्सा। बात है 1949 की। अशोक कुमार मधुबाला की फिल्म महल रिलीज हुई और फिल्म के साथ साथ इस फिल्म का एक गाना
आएगा आने वाला आएगा जबरदस्त हिट हुआ। वो दौर था रेडियो का। इंटरटेनमेंट और न्यूज़ के लिए लोग रेडियो पे ही डिपेंड हुआ करते थे। ऑल इंडिया रेडियो पे आएगा आने वाला आएगा ही की फरमाइश पे फरमाइश हो रही थी। सारे दिन ये गाना बजते रहता था, बार बार बजता था। लोगों पर इस गाने ने, इस सिंगर की आवाज ने ऐसा जादू कर दिया कि लोग बेकरार थे, जानना चाहते थे कि ये जादुई आवाज किस सिंगर की है। अब आप सोचोगे कि फिल्म के क्रेडिट्स में या गाने के रिकॉर्ड पे सिंगर का नाम तो आया होगा। जी नहीं, आपको जान के हैरत होगी कि उस दौर में सिंगर्स को ना तो फिल्म के क्रेडिट्स में और ना ही गाने के रिकॉर्ड पे जगह मिलती थी। इनफैक्ट महल फिल्म के HMV के उस वक्त के रिकॉर्ड पे आएगा आने वाला आएगा के आगे सिंगर के नाम के सामने कामिनी लिखा था। कामिनी महल फिल्म की हीरोइन मधुबाला के कैरेक्टर का नाम था। इसीलिए ऑल इंडिया रेडियो पे इस गाने की फरमाइश के साथ साथ इसे किसने गाया है इसकी इंक्वायरी पे इंक्वायरी आने लगी। ऑल इंडिया रेडियो ने शुरू में तो इस पे ध्यान नहीं दिया। ऑल इंडिया रेडियो में खतों का, पोस्ट कार्ड्स का ढेर पे ढेर लगने लगा। हर दूसरे तीसरे खत में आएगा आने वाला आएगा गाने की फरमाइश के साथ साथ एक ही सवाल था, ये किसकी आवाज है। लोग बड़ी बेकरारी से सिंगर का नाम जानना चाहते थे और तब जाकर ऑल इंडिया रेडियो ने HMV से इस गाने की सिंगर के बारे में पूछा और HMV से जवाब आया और ऑल इंडिया रेडियो पे सारे हिंदुस्तान ने पहली बार एक नाम सुना, लता मंगेशकर। लता मंगेशकर, वो नाम जो आगे चलकर एक स्वर्णिम युग बना, लता मंगेशकर का युग। तीसरा किस्सा, किस बड़े प्रोड्यूसर के साथ रॉयल्टी को लेकर लता की ऐसी लड़ाई हुई कि उन्होंने कुछ सालों तक उनके लिए कोई भी गाना नहीं गाया। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के शोमैन ग्रेट राज कपूर साहब बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे। बात है 1969 के आसपास की, जब राज कपूर साहब अपना ड्रीम प्रोजेक्ट मेरा नाम जोकर बना रहे थे। एक दिन राज कपूर साहब ने लता जी को अपने ऑफिस बुलवाया। वो उनसे उनकी फिल्म में गाने गवाना चाहते थे। लता ने गानों के लिए शर्त रखी कि वो गाना तो गा देगी, लेकिन उन्हें उनके गाने के फीस के साथ साथ गानों की रॉयल्टी भी चाहिए, क्योंकि लता अच्छे से जानती थी कि अक्सर प्रोड्यूसर्स क्रिएटर की रॉयल्टी खा जाते हैं। राज कपूर ने साफ मना किया और बोले, मैं तो किसी को रॉयल्टी नहीं देता। तो लता ने कहा, अभी अभी मैं एक प्रोड्यूसर से कॉन्ट्रैक्ट करके आ रही हूं और वो मुझे रॉयल्टी दे रहे। राज कपूर उस प्रोड्यूसर का नाम सुनकर और खफा हो गए। कहा, ऐसे कैसे आप किसी भी प्रोड्यूसर से मुझे राज कपूर को कंपेयर कर सकती है। लता जी ने बड़ी शांति से कहा, जैसे मेरे लिए वो है वैसे ही आप हो। ना राज कपूर अपनी बात से टस से मस हुए, ना लता जी। फाइनली लता जी ने उनसे कहा, मैं भी यहां काम करने, पैसा कमाने आई हूं, झगड़ा क्यों करते हैं। आप किसी और से गाना गवाइए और हम एक दूसरे को नमस्ते करते हैं। उसके बाद राज कपूर ने अपनी 2 फिल्मों में मेरा नाम जोकर और उसके बाद कल आज और कल में आशा भोसले और शारदा से गाने गवाए। कल आज और कल एवरेज थी, तो मेरा नाम जोकर बॉक्स ऑफिस पे ऐसे बुरी तरह से पिट गई कि राज कपूर को अपना RK स्टूडियो गिरवी रखना पड़ा। उसके बाद 1973 में जब राज कपूर अपने बेटे ऋषि कपूर को बॉबी फिल्म से लॉन्च करने जा रहे थे, उस वक्त उन्होंने अपनी गलती को सुधारा और लता जी की शर्त मान ली। बॉबी फिल्म के लिए उन्होंने लता मंगेशकर को साइन किया, वो भी रॉयल्टी के साथ। लता की जगह कोई और कलाकार होता तो वो यकीनन राज कपूर जैसे बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर के आगे दब जाता, लेकिन लता को अपनी और अपने टैलेंट की कीमत पता थी।
खुद पे यकीन था। चौथा किस्सा, लता क्यों एक आदमी के नाम से संगीत दिया करती थी। लता मंगेशकर ने एक नहीं बल्कि 5 मराठी फिल्मों में म्यूजिक दिया है। वो फिल्में थी 1950 राम राम पाहुणा, 1963 मोहित्यांची मंजुळा, 1964 मराठा तितुका मिळवावा, 1965 साधी माणसं, 1969 तांबडी माती। लता के कंपोज किए ये गाने मराठी फिल्मों के म्यूजिक हिस्ट्री के क्लासिक हिट्स में से है। लता मंगेशकर ने आनंदगन इस तखल्लुस इस पेन नेम से म्यूजिक दिया था और लता ने ये बात सबसे छिपा के रखी थी। बात है 1966 के महाराष्ट्र स्टेट्स अवार्ड्स की। लता की मराठी फिल्म साधी माणसं को उस साल टोटल 8 अवार्ड्स डिक्लेयर हुए। उस फंक्शन में लता जी खुद मौजूद थी। लता जी को बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिला। वो उन्होंने स्टेज पे जाके एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन थोड़ी देर बाद जब बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के लिए आनंद घन का नाम पुकारा गया तो कुछ देर तक लता अपनी सीट पे ही बैठी रही। वो नहीं चाहती थी कि किसी को पता लगे कि वही म्यूजिक डायरेक्टर आनंद घन है। लेकिन जब शो के होस्ट ने थोड़ी देर बाद इस बात का खुलासा किया कि आनंद घन और लता जी एक ही है, तो फिर लता जी को स्टेज पे जाकर आनंद घन के नाम से अवार्ड लेना पड़ा। इस बात का खुलासा लता ने लता मंगेशकर इन हर ओन वॉइस किताब में किया है। अपने भाई हृदयनाथ मंगेशकर के साथ जोड़ी बनाकर म्यूजिक देने का आइडिया भी लता जी को आया था, लेकिन उनके भाई ने उसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। जब ऋषिकेश मुखर्जी क्लासिक फिल्म आनंद बना रहे थे तो उन्होंने लता जी को उसके म्यूजिक के लिए पूछा था, लेकिन लता उस वक्त अपनी गानों के रिकॉर्डिंग में बहुत बिजी थी और तब तक लता ने म्यूजिक डायरेक्टर होने का ख्याल अपने दिमाग से हटा दिया था। एक इंटरव्यू में लता ने यह भी बताया है कि वो उस वक्त हर एक म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम कर रही थी। सबके साथ उनके काफी अच्छे रिलेशंस थे और वो उनको किसी प्रकार की कंपटीशन वाली फीलिंग नहीं दिलाना चाहती थी। इसलिए भी उन्होंने म्यूजिक डायरेक्शन करने का आइडिया हमेशा के लिए छोड़ दिया। 5वां किस्सा, पासपोर्ट न होने की वजह से किससे मिलने की जिद लता जी ने नो मैंस लैंड वाघा बॉर्डर जाकर पूरी की। नूरजहां अपने जमाने की सबसे बड़ी सिंगर थी। हर सिंगर उनसे काफी इन्फ्लुएंस था, उनकी स्टाइल को कॉपी करता था। लता जी भी उनको अपना रोल मॉडल मानती थी। लता जी के शुरुआती गानों में भी आपको नूरजहां की स्टाइल की झलक दिख ही जाएगी। अगर आपने दिलीप कुमार, राज कपूर, नरगिस की फिल्म अंदाज का गाना उठाए जा उनके सितम और जिए जा सुना होगा तो आपको यकीन हो जाएगा। 1945 की फिल्म बड़ी मां में नूरजहां ने काम किया था। इसी फिल्म में लता मंगेशकर और आशा भोसले ने भी छोटे रोल किए थे। इसी फिल्म के दौरान पहली बार लता जी नूरजहां से मिली थी। जो किस्सा आपको सुनाने जा रहा हूं उसका जिक्र संगीतकार सी रामचंद्र ने अपनी मराठी ऑटोबायोग्राफी माझ्या जीवनाची सरगम द सिम्फनी ऑफ माय लाइफ में किया है। ईयर 1951। लता जी और सी रामचंद्र फिल्म झांझर के म्यूजिक लॉन्च के सिलसिले में अमृतसर पहुंचे। अमृतसर पहुंचने के बाद बातों ही बातों में जिक्र छिड़ा लाहौर का, पाकिस्तान का जिक्र छीड़ते ही लता जी को नूरजहां जी की याद आ गई। इंडिया पाकिस्तान के बंटवारे के बाद नूरजहां अपने शौहर के साथ, फैमिली के साथ पाकिस्तान चली गई थी। लता जी ने कहा, मुझे नूरजहां जी से बात करनी है। सी रामचंद्र ने टेलीफोन पे दोनों की बात करवाई। शुरू में तो दोनों ने एक दूसरे का हाल चाल पूछा, फिर बाद में दोनों ने एक दूसरे से
अपने अपनी पसंदीदा गानों की फरमाइश भी की। टेलीफोन पे ही दोनों ने एक दूसरे को गाने भी सुनाए। बातचीत का ये सिलसिला तकरीबन 1 घंटे तक चला और 1 घंटे के बाद जब लता ने फोन रखा और सी रामचंद्र की ओर देखा और उनसे कहा, मुझे इनसे मिलने जाना है। सी रामचंद्र जी ने कहा, अभी नहीं मिल सकते, पाकिस्तान जाने के लिए पासपोर्ट चाहिए होता है। लेकिन लता जिद करने लगी। जब बहुत समझाने पे भी लता ने अपनी जिद नहीं छोड़ी, तब सी रामचंद्र ने अपने सारे कॉन्टैक्ट्स को यूज करते हुए जैसे तैसे उन दोनों की मुलाकात के लिए ऑफिशियल परमिशन का जुगाड़ कर लिया और जगह थी वाघा बॉर्डर। लता जी और नूरजहां जी दोनों भी बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते थे, तो उनके मिलने की जगह बनी वाघा बॉर्डर का नो मैंस लैंड। जैसे ही नूरजहां ने लता को देखा, वो दौड़ते हुए लता की ओर आई। दोनों ने एक दूसरे को ऐसे गले लगाया जैसे बरसों के बिछड़े साथी मिल रहे हो। वो नजारा देखने लायक था, जिसकी गवाह बनी दोनों तरफ के सैनिकों की नम आंखें। काफी घंटों तक दोनों एक दूसरे से बातें करते रही। दोनों एक दूसरे के लिए मिठाई लाई थी, वो एक दूसरे को दी, इकट्ठे खाना खाया। नूरजहां के शौहर भी उस वक्त वहां मौजूद थे। जब एक दूसरे को अलविदा कहने का पल आया, तब लता और नूरजहां दोनों को रहा नहीं गया। आखिरी बार गले लगाकर दोनों ने एक दूसरे को अलविदा कहा। नक्शे पे खींची सरहद बॉर्डर नाम की लकीर दो मुल्कों को तो अलग थलग कर सकती है, लेकिन कलाकारों को, उनके जज्बे को, उनकी मोहब्बत को वो भला कैसे बांट सकती है। ऐसे किस्से कहानियों के लिए मेरे साथ बने रहिए अनसेंसर्ड अफसाने में। फिर मिलेंगे, तब तक अपना और आपके अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।